हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 एंड ऑब्वियसली इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल जाए। सो लेट गेट स्टार्टेड विद पार्ट 2 ऑफ द एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट। चैप्टर 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन। Section 3. Employer's liability for compensation. If the personal injury is caused to an employee by accident arising out of and in the course of his employment, his employer shall be liable to pay compensation in accordance with the provision of this act or this chapter. सो इस पर सिंपल यही बोला जा रहा है कि अगर एम्प्लॉय को कोई इंजरी होती है, बॉडीली इंजरी, पर्सनल इंजरी, वो इंजरी क्यों हुई है? वो इंजरी हुई है ड्यू टू द एक्सीडेंट विच हैज़ हैपेंड इन द एम्प्लॉयमेंट वाइल ही वॉज समवेयर फॉर द पर्पज ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सो इसमें जो फ्रेज़ है अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है क्योंकि इसी के इर्द गिर्द ही कॉम्पनसेशन रिवॉल्व करता है। कॉम्पनसेशन आपको तभी मिल सकता है जब आपकी जो इंजरी, एक्सीडेंट है वो आपके जॉब से, आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है एंड ना कि अदरवाइज। ओके, इसी वजह से अराइजिंग आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि आपका जो एक्सीडेंट हुआ है वो काम के दौरान हुआ है या जहाँ पर भी आप थे, जिस वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि आप क्योंकि वर्क में थे, उस पर्टिकुलर जॉब में थे, इस वजह से आप वहाँ हो और इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस आते जाते हो क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रूट में ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, तब अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो वो अराइजिंग आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू चेकअप, बिकॉज क्योंकि उस दौरान, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप कहाँ जा रहे थे? यू वर आइदर हेडिंग टूवर्ड्स योर ऑफिस और वर्क प्लेस और कमिंग फ्रॉम योर वर्क प्लेस टू योर होम। अगर आप उस जगह काम नहीं कर रहे होते तो आप उस समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ नहीं होते जहाँ पर आपका एक्सीडेंट हुआ। ठीक है। सेकंड, आप यहाँ पर या तो प्रीमाइसेस में, मशीन में या टूल्स में जो वर्क कर रहे हो उस दौरान अगर एक्सीडेंट होता है, या अपने वर्क के पर्पज़ से ही आप प्रीमाइसेस में नहीं हो, ऑल्दो प्रीमाइसेस से बाहर हो, लेकिन वो बाहर भी आप क्यों हो? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर काम में, एक पर्टिकुलर जॉब में थे और उस जॉब के पर्पज़ से, उस पोजीशन के पर्पज़ से आप वहाँ पर गए हो जहाँ पर आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो एवरीथिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड दिस पर्टिकुलर फ्रेज कि जब आपका एक्सीडेंट होता है या आपको बॉडीली इंजरी होती है कोई, और जिस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है, जिस टाइम पे वो एक्सीडेंट हुआ है, जिस प्लेस पे वो एक्सीडेंट हुआ है, या आपको जो इंजरी हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि आप उस टाइम पे, उस प्लेस पे क्यों थे? क्योंकि आप उस पर्टिकुलर जॉब में थे। अगर आप वहाँ पर नहीं होते उस जॉब में तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ नहीं होती। ठीक है। तो इस वजह से ये फ्रेज़ इंपॉर्टेंट है। नाउ इसमें यही है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर कनेक्शन में, एम्प्लॉयमेंट के कनेक्शन में आपको कोई बॉडीली इंजरी होती है तो इन दैट केस योर एम्प्लॉयर विल बी लाइबल टू पे यू कॉम्पनसेशन इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर विच चैप्टर, द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, provided that the employer shall not be liable in respect of an injury which does not result in the total or partial disablement. अभी आपको जो इंजरी हुई है वो हुई कैसे है? That injury has arisen due to the accident which has arisen out of or in the course of his employment. ये तो हुआ है, बट वो जो एक्सीडेंट था जिसकी वजह से आपको इंजरी हुई है, ना आपको वो इंजरी आपकी टोटल डिसेबलमेंट में बदल रही है, ना उस इंजरी की वजह से आपको पार्शियल डिसेबलमेंट हो रहा है, और वो इंजरी 3 दिन से ज़्यादा टिक भी नहीं रही है। तो जो 3 डेज़ का टाइम पीरियड होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज ऑब्जर्विंग टाइम पीरियड। तो कोई भी कॉम्पनसेशन जब भी होता है तो वो स्टार्टिंग के इनिशियली जो 3 डेज़ होते हैं उसको देखा जाता है। अगर आपकी जो इंजरी है, जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ है, डिसेबलमेंट, वो 3 डेज़ के बाद भी एक्सटेंड कर रही है, एग्जिस्ट करती है, तो आपको फिर कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो आप डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आ जाओगे। अदरवाइज अगर आपको इंजरी तो हुई है लेकिन वो इंजरी टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रही है
and also it's not exceeding 3 days, has limited to 3 days, तो वहाँ पर आपका जो कॉम्पनसेशन है उस कॉम्पनसेशन को देने के लिए लाइबल नहीं है आपका एम्प्लॉयर. एंड दूसरा केस कब है? इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कॉज बाय एन एक्सीडेंट विच इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल. अभी देखो दो चीज़ें हैं इसमें. पहली तो चीज़ ये बोलती है कि अगर आपकी इंजरी जो आपको इंजरी हुई है उस इंजरी से आप ना तो टोटल डिसेबल हो रहे हो, ना पार्शली डिसेबल हो रहे हो, और आपकी इंजरी भी 3 दिन तक ही है, उसके बाद नहीं है, ठीक है, तभी भी आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, मतलब आपका एम्प्लॉयर लाइबल नहीं है कॉम्पनसेशन देने के. सेकंड, अगर वो इंजरी डेथ में नहीं बदली है या परमानेंट डिसेबलमेंट में नहीं बदली है, और वो जो इंजरी हुई है वो कुछ सर्टन चीज़ों की वजह से हुई है, तब भी आपका जो एम्प्लॉयर है लाइबल नहीं है. वो चीज़ें क्या है? द एम्प्लॉय हैव बीन एट दैट टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग. तो उस समय जिस समय वो एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उसको इंजरी हुई है, उस समय जो एम्प्लॉय था वो अल्कोहलिक मतलब ड्रग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग, या वो ड्रंक था, ठीक है, या उसने जानबूझ के कोई डिसओबीडियंट एक्शन करा है, कोई अनवांटेड एक्शन करा है जिसकी वजह से उसको वो पर्टिकुलर इंजरी हुई है. दैट मीन्स ही न्यू कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, उसको पता है कि जो जिस मशीन में या जिस तरीके का उसको काम करना है उस पर उसको प्रॉपर गेयर्स पहनने पड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से मशीन को हैंडल करना पड़ेगा, उसके बावजूद जानबूझ के वो चीज़ नहीं कर रहा है, केयरलेस बिहेवियर शो कर रहा है विलफुली, तो उसके बाद अगर उसको इंजरी कोई सस्टेन होती है तो वहाँ पर भी क्या होगा, उसका जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल नहीं होगा उसको कॉम्पनसेशन देने के. देन थर्ड क्या है? द विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड. तो अगर जो एम्प्लॉई है उसने जानबूझ के कोई सेफ्टी गार्ड नहीं पहना है या पहनने के लिए मना कर रहा है, उसकी वजह से अगर कोई इंजरी इसको सस्टेन होती है तो वहाँ पर भी उसका जो एम्प्लॉयर है वो उसको कॉम्पनसेशन देने के लिए लाइबल नहीं है. बट ये तीनों चीज़ें अगर उसने करी भी हैं, उसके बाद उसको जो इंजरी हुई है उस इंजरी की वजह से या तो उसकी डेथ हो जाती है या वो परमानेंटली टोटली डिसेबल हो जा रहा है, तब उसका एम्प्लॉयर लाइबल होगा. तो डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में ये तीनों चीज़ें नहीं देखी जाएंगी कि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग था, जानबूझ के कोई डिसोबीडियंस कर रहा था जिसकी वजह से उसको इंजरी हुई है, या वो जानबूझ के सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में नहीं रख रहा था. ये तीनों चीज़ें डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में नहीं देखी जाएंगी, अदरवाइज देखी जाएंगी, ठीक है. कंडीशंस दी हुई हैं, तीनों कंडीशंस कुछ ऐसी हैं. अगर कोई एम्प्लॉई, यहाँ से हम देखते हैं, अगर कोई एम्प्लॉई एक एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3, उस दौरान ही कॉन्ट्रैक्ट्स एनी डिजीज़ जिसको हम टर्म करते हैं या बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़, विच डिजीज इज पिक्यूलियर टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट, राइट. तो पहली कंडीशन ये हो गई. और if an employee wills in the service of an employer in whose service he has been employed for a continuous period of not less than 6 months. इसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या है? अगर कोई एम्प्लॉई किसी एम्प्लॉयर के अंदर काम कर रहा है और उस एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हुए उसको एटलीस्ट 6 मंथ्स, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हो गए, उससे कम नहीं, एटलीस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं और 6 मंथ्स हो गए, और कौन सी एम्प्लॉयमेंट विच हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3, then he contracts any disease which is known as occupational disease and which is peculiar to particular employment. या if a employee wills in a service of one or more employer, अगर कोई एम्प्लॉई एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के साथ सर्विस में था, कौन सी एम्प्लॉयमेंट, जो कि पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 3 में मैंशनड है, फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ अ पीरियड विच हैज़ बीन सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अब यहाँ पर तो 6 मंथ्स लिखा हुआ है, लेकिन जो थर्ड कंडीशन है उसमें जो पीरियड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी. तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो ऐसे में अगर उसको कोई भी डिजीज़ होती है तो उसको माना जाएगा, वो डिजीज़ को इंजरी बाय एक्सीडेंट माना जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन,
ठीक है। और अगर जब तक कॉन्ट्रेरिली, मतलब कि इसका अगेंस्ट में कोई प्रूव नहीं हो जाता कि ये जो उसको इंजरी हुई है, डिजीज़ हुई है, ये कुछ और वजह से हुई, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता तब तक उसकी जो इंजरी, उसकी जो डिजीज़ है वो इंजरी बाय द एक्सीडेंट कॉज्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन मानी जाएगी और अकॉर्डिंगली उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। ठीक है। अब इसमें देखो 3 कंडीशंस हैं। अगर वो एम्प्लॉई किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयड है, जो एम्प्लॉयमेंट पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3 में मैंशनड है, जिसकी वजह से उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती है विच इज़ पिक्यूलियर टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट। दिस इज़ फर्स्ट कंडीशन। नाउ व्हाट इज सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन इज अगर कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के साथ कंटिन्यूसली एटलीस्ट 6 मंथ तक एम्प्लॉयड है, फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एम्प्लॉयड है, नॉट लेस देन 6 मंथ्स। और यहाँ पर जो 6 मंथ्स का पीरियड है ये किसी एक एम्प्लॉयर के साथ माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 महीने उसने कहीं और काम करा, 3 महीने कहीं और काम करा, टोटल मिला के 6 मंथ नहीं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सेकंड कंडीशन है उसमें ये बोला जा रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ एटलीस्ट 6 महीने तक काम कर रहा है, और कौन सा काम? दैट एम्प्लॉयमेंट विच हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3। दिस इज सेकेंड कंडीशन। नाउ थर्ड कंडीशन इज अगर कोई एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है, कौन सा काम? द एम्प्लॉयमेंट विच हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 3। ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया है वो टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है। दैट टाइम पीरियड विच कैन बी असेस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाले थर्ड वाले कंडीशन में कर रहा है। उस दौरान इन तीनों कंडीशंस में ए, बी और सी, जैसे ये वाली कंडीशन, पार्ट ए वाली कंडीशन, 6 मंथ्स वाली जो कंडीशन है, एक हो गई हमारी पार्ट ए वाला कंडीशन हो गई, एक हो गई कंडीशन हमारी 6 मंथ्स एंड पार्ट बी वाली, और एक होगी कंडीशन ये वाली। ये तीनों कंडीशंस में अगर उसको कोई भी डिजीज़ होती है, इफ़ ही कॉन्ट्रैक्ट्स एनी काइंड ऑफ डिजीज़ फ्रॉम दीज 3 कंडीशंस, फ्रॉम दीज 3 सिचुएशंस, तो वो डिजीज़ को इंजरी माना जाएगा बाय द एक्सीडेंट एंड शैल बी डिफाइंड इंजरी एज अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। मतलब कि एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट का जो ये वाला सेक्शन है, सेक्शन 3, उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा इंजरी, और अकॉर्डिंगली ही उसको ट्रीट भी किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन एंड एवरीथिंग, अनलेस ऑपोजिट थिंग हैज़ बीन प्रूव्ड। तो अनलेस ये प्रूव हो जाता है कि ये जो इंजरी हुई है ये इन तीनों एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं, किसी एक थर्ड कंडीशन की वजह से हुई, जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता तब तक ये माना जाएगा कि इसको जो इंजरी हुई है वो इन तीनों में से किसी एक एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई है और विद इन द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन हुई है, और उसको अकॉर्डिंगली ही ट्रीट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी सेक्शन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स जो है वो केवल किस पे लागू हो रहा है? शेड्यूल 3 के पार्ट बी के एम्प्लॉयमेंट पे लागू हो रहा है, एंड बाकी के उस पर नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमको समझ में आ रहा है कि शेड्यूल 3 में 3 पार्ट्स है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में कोई कंटिन्यू पीरियड नहीं दिया हुआ है, पार्ट बी में कंटिन्यू पीरियड ऑफ 6 मंथ्स दिया है, पार्ट सी का जो पीरियड है दैट विल बी डिफाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तीनों चीज़ें हुआ है, इसमें ये दिया है प्रोवाइडेड दैट इफ़ इट इज़ प्रूव्ड, अगर ये प्रूव हो जाता है कि एक एम्प्लॉई जो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के अंडर किसी एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, कौन सी एम्प्लॉयमेंट? विच इज़ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 पार्ट सी। ठीक है। और उस दौरान उसको कोई डिजीज़ हो जाती है जिसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बोल रहे हैं, विच डिजीज़ इज़ पिक्यूलियर टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट, विच एम्प्लॉयमेंट? द एम्प्लॉयमेंट विच हैज़ बीन मैंशनड अंडर पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 3 और ड्यूरिंग अ कंटिन्यूस पीरियड। मतलब जब वो काम, जो उसका पीरियड ऑफ वर्क था वो दैट वाज अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ विच वाज लेस देन द पीरियड विच हैज़ बीन स्पेसिफाइड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो पीरियड स्पेसिफाइड होगा, हालांकि उससे कम पीरियड था, लेकिन जो उसको डिजीज़ हुई है वो एक पिक्यूलियर डिजीज़ है, पिक्यूलियर टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट, और वो एम्प्लॉयमेंट कौन सी एम्प्लॉयमेंट है? पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 3, और उसमें काम वो जो एम्प्लॉय है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है अंडर 1 और मोर एम्प्लॉयर्स। तो ऐसे केस पे क्या होगा? ऐसे केस पे ये माना जाएगा दिस विल बी डीम्ड दैट द डिजीज हैज अराइजन आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ सच डिजीज शैल बी डीम्ड टू एड इंजरी बाय द एक्सीडेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है।
और अगर ये होता है तो और एक से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हुए, मतलब एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के पास वो काम कर रहा था और वो काम कौन सा था जो कि पार्ट सी में मेंशन्ड है, शेड्यूल 3 के पार्ट सी में मेंशन है, तो ऐसे केस में जो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं सारे लाइबल हो जाएंगे उसको कॉम्पनसेशन देने के। अगर एक ही एम्प्लॉयर है तो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयर लाइबल होगा, अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स हैं तो सारे के सारे लाइबल होंगे उसको कॉम्पनसेशन देने के लिए। एक सेकेंड। The central government or the state government after giving not less than 3 months notice of its intention to do so can add any description of employment or employments स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अगर उसको शेड्यूल 3 में कोई भी एम्प्लॉयमेंट्स को ऐड करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथोराइज टू डू सच चेंजेस, बट बिफोर डूइंग सच चेंजेस उसको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू इशू नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गेजेटी नॉट बिफोर लेस देन, मतलब कि 3 महीने से पहले उनको ये इशू नहीं करना है। सपोज अगर उनको जून में कोई नया चेंजेस लाने हैं, शेड्यूल में कोई चीज़ें ऐड करनी कोई एम्प्लॉयमेंट्स को, तो एटलीस्ट उसको जून से 3 महीने पहले नोटिफिकेशन देना पड़ेगा उस एरिया में, जिस एरिया में वो फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट है और जहाँ पर वो चेंजेस लाने वाले हैं उस एरिया के गजेटी में ऑफिशियल जो न्यूज़पेपर होता है या ऑफिशियल जो मीडिया होता है वहाँ पर उनको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। और वो नोटिफिकेशन के बाद अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शंस लेने हैं उनको तो वो ले लेंगे। वो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, वो उसी के लिए होता है कि अगर जहाँ जिस भी इस्टेब्लिशमेंट में चेंजेस किए जा रहे हैं या जो भी इस्टेब्लिशमेंट उन चेंजेस से अफेक्ट हो रही है तो उनको पता हो कि 3 महीने के बाद ये चेंजेस होने वाले हैं। और इफ़ दे हैव सम देयर ओन आइडियाज़, कुछ अपना से है, वो बोलना चाहते हैं कुछ उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के तहत, तो वो 3 महीने के टाइम पीरियड में बोल सकते हैं। तो दिस 3 मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है। No compensation shall be payable to an employee in respect of any disease unless the disease is directly attributable to a specific injury by accident arising out of and in the course of his employment। तो यही मैंने आपको पहले बताया था कि जो फ्रेज़ है बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है। ये फ्रेज़ यही बोल रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन मिलेगा केवल उस इंजरी, उस डिज़ीज़ के लिए मिल रहा है जो डिज़ीज़ या इंजरी उसको कैसे हुई है, विच हैज़ कॉज ड्यू टू द एक्सीडेंट हैज़ अराइजन आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उस एम्प्लॉयमेंट, वो जो पर्टिकुलर जगह वो काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में जो काम कर रहा है, उस एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड होनी चाहिए उसकी इंजरी, उसकी डिजीज़, तब जाके उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। Now we have section 4 which talks about amount of compensation. Subject to the provision of this act, the amount of compensation shall be as follows. अब अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन क्या क्या होगा, जहाँ पर डेथ होती है, वेयर द डेथ रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी, अगर कोई इंजरी हुई और उसकी वजह से डेथ हो गई तो कॉम्पनसेशन कितना होगा, एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द डिजीज एम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाय द रेलिवेंट फैक्टर। तो जितना भी जो एम्प्लॉई है जिसकी डेथ हुई है, उसकी डेथ के टाइम पे जब वो डेथ हुई उस महीने या उस दौरान उसको जो भी वेजेस मिल रहे थे उस वेजेस का, उस मंथली वेजेस का 50% मिलेगा प्लस रेलिवेंट फैक्टर। तो 50% मल्टीप्लाइड बाय द रेलिवेंट फैक्टर उसको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, या 1,20,000 कॉम्पनसेशन मिलेगा, विच एवर इज मोर। तो अगर लेट सपोज कि 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू द रेलिवेंट फैक्टर ये आता है 2 लाख, तो उसको 2 लाख कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगर ये वाला जो पार्ट है ये केवल 1 लाख आ रहा है तो इसको फिर 1,20,000 कॉम्पनसेशन मिलेगा। सो क्लॉज बी, वेयर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट रिजल्ट, तो अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है तो उसको उसके मंथली वेजेस का 60% इंटू रेलिवेंट फैक्टर, मंथली वेजेस का 60% मल्टीप्लाइड बाय रेलिवेंट फैक्टर उसको एज कॉम्पनसेशन मिलेगा, या 1,40,000 एज कॉम्पनसेशन मिलेगा, विच एवर इज मोर। तो ये ध्यान में रखना कि डेथ के केस में थोड़ा कम है कॉम्पनसेशन, और अगर आपको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा है। Provided that the central government may by the notification in the official gazette from time to time enhance the amount of compensation। तो ये बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो ऑक्यूपेशनल कोड आया है, सेफ्टी कोड आया है, उसमें तो ये चीज़ें चेंजेस हो चुकी है। जो न्यू लेबर कोड्स है
जो अभी आए हैं उसमें ये जो अमाउंट है प्रोविजन से थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, बट एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट ये ऐसा ही है, इसको प्लीज़ ऐसे ही देखना, आप दोनों को मिक्स करके मत चलना। अगर आपको न्यू कोड्स पढ़ना है तो पहले मैं चाहूँगी कि आप पहले ओल्ड जो एक्ट्स है वो सारे पढ़ लें, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फाउंडेशन की। तो जब आप फाउंडेशन समझ जाएंगे किसी भी एक्ट का, तो आपको जो न्यू अमेंडेड एक्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में तो कोई ये पर्टिकुलर प्रोविज़न दिया है लेकिन फैक्ट्री एक्ट में अलग दिया है, तो दोनों एक्ट डिफरेंट है, अब उनको सेपरेटली पढ़िए, दोनों को मिक्स मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होगा कि वो क्वेश्चन कौन से एक्ट से पूछ रहे हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड से पूछ रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट से पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ मेंशन होगी। तो अगर केवल फैक्ट्री एक्ट 1948 लिखा है तो आप वो वाला आंसर देंगे। अगर एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट लिखा है 1923 तो आप वाला कॉम्पनसेशन वाला एक्ट वाला आंसर देंगे। अगर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड लिखा है तो आप वाला आंसर देंगे। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू विच एक्ट है ये ज़रूर मेंशन होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए आई गेस। सो इसमें से रेलिवेंट फैक्टर जो है उसके बारे में दिया हुआ है कि रेलिवेंट फैक्टर हम क्या होता है, उसका मतलब क्या है। इन रिलेशन टू द एम्प्लॉय मीन्स द फैक्टर स्पेसिफाइड इन द सेकंड कॉलम ऑफ शेड्यूल 5। शेड्यूल 4 में सेकंड कॉलम में कुछ फैक्टर्स दिए हैं विद रिलेशन टू द एम्प्लॉय, इसको हम रेलिवेंट फैक्टर बोलते हैं। अगेंस्ट द एंट्री इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ दैट शेड्यूल स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ ईयर्स विच आर द सेम एज कंप्लीटेड ईयर्स। तो इसको एक बार आप शेड्यूल 4 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेयर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी। तो अभी तक हमने पढ़ा था अगर डेथ होती है तो उसके केस में कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है तो कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो रहा है तो क्या होगा उस केस में। इन केस ऑफ इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 सच परसेंटेज ऑफ द कॉम्पनसेशन विच वुड हैव बीन पेबल इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। तो अगर आपकी इंजरी जो इंजरी हुई है वो कहाँ मैंशनड है, शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में मैंशनड है, ठीक है। तो आपको कॉम्पनसेशन कौन सा मिलेगा, सिमिलर टू व्हाट यू मे गेट इफ़ यू हैव अक्वायर्ड और यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है। अगर आपको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया है उस दौरान आपको जो भी कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो दैट सिमिलर वुड बी गिवन टू यू अगर आप परमानेंटली पार्शली डिसेबल हो रहे हो, बट दैट डिसेबलमेंट इज ड्यू टू द इंजरी विच हैज़ मैंशनड अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 2। अगर कोई इंजरी होती है उस इंजरी की वजह से आप परमानेंटली पार्शियल डिसेबल हो रहे हो और वो इंजरी शेड्यूल 1 में मेंशन नहीं है तो उस आपको वो वाला कॉम्पनसेशन मिलेगा इन केस सच परसेंटेज ऑफ कॉम्पनसेशन पेबल इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट एज इज प्रोपोर्शनल टू द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर आपको इंजरी हुई है और उस इंजरी की वजह से आपको परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है लेकिन वो इंजरी शेड्यूल 1 में मेंशन नहीं है तो आपको हालांकि जो कॉम्पनसेशन है वो वैसा ही मिलेगा जैसे अगर आपको परमानेंटली टोटल डिसेबलमेंट हुआ होता तो मिलता, बट दैट कॉम्पनसेशन विल बी इन प्रोपोर्शनल टू द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। आपका जितना भी अर्निंग कैपेसिटी का लॉस हुआ है 20% 30%, उसके अकॉर्डिंग ही आपको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट से रिलेटेड जो भी आपको कॉम्पनसेशन मिलता है वो मिलेगा और इसके लिए आपका असेसमेंट होगा एज असेस्ड बाय क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। वेयर मोर इंजरीज दैन वन आर कॉज बाय द सेम एक्सीडेंट। अगर एक ही एक्सीडेंट में एक से ज़्यादा इंजरीज हुई हैं द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेबल अंडर दिस हेड शैल बी अग्रीगेटेड बट नॉट सो इन केस as to exceed the amount which would have been payable if permanent total disablement। तो इसमें सिंपल यही बोला जा रहा है कि अगर आपको एक से ज़्यादा इंजरीज होती हैं तो सारी इंजरीज का टोटल निकाल दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो टोटल अगर आपका लेकिन वो कॉम्पनसेशन भी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में जो कॉम्पनसेशन मिलता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इन असेसिंग द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, अगर आपको लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी को इवेल्युएट करना है, असेस करना है फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 2, ये वाला जो क्लॉज है इसके पर्पस में अगर आपको लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी निकालनी है, कैलकुलेट करनी है तो एक द क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी इन रिलेशन टू डिफरेंट इंजरी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1।
शेड्यूल 1 में जितनी भी इंजरीज दी हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको बताएगा कि आपका जो अर्निंग कैपेसिटी का लॉस है वो कितना परसेंटेज है, और उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, विच इज़ सिमिलर टू वॉट यू मे गेट इफ़ यू हैव acquired any permanent total disablement. Where temporary disablement, whether total or partial, result from the injury. अगर आपको कोई टेम्परेरी डिसेबलमेंट होती है, चाहे वो टोटल टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो या पार्शियल टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो, ऐसे केस में हाफ मंथली पेमेंट ऑफ द सम इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ मंथली वेजेस. आपको जो भी मंथली वेजेस मिलते हैं उसका 25% आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, बट हाफ मंथली आपको मतलब लाइक हर 15 दिन में मिलेगा. ठीक है, टू बी पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2. While fixing the amount of compensation payable to an employee in respect of an accident occurred outside India, the Commission shall take into account the amount of compensation, if any, awarded to such employee in accordance with the law of the country in which the accident has occurred. तो अगर आपका एक्सीडेंट इंडिया से बाहर हो रहा है तो जो कमिश्नर है वो क्या करेगा, वो पूरा इवेल्युएट करेगा, ये देखेगा कि उस कंट्री में, जिस कंट्री में भी आपका एक्सीडेंट हुआ है, उस कंट्री में एक एम्प्लॉय को उस एक्सीडेंट के चलते नॉर्मली क्या कॉम्पनसेशन मिलता है, and shall reduce the amount fixed by him by the amount of compensation awarded to the employee in accordance with the law of that country. और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो अमाउंट है वो फिक्स हो जाएगा. ठीक है, ये केस केवल उसके लिए है अगर आपका एक्सीडेंट होता है इंडिया से बाहर, अगर आपका एक्सीडेंट हो रहा है. अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी मंथली वेजेस इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉई इट में कंसिडर, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई सच मंथली वेजेस इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉई एज इट में कंसिडर. ठीक है, अब अगर हम हाफ मंथली पेमेंट की बात करें, जो अभी हमने इस पर पढ़ा था यहाँ पर, हाफ मंथली पेमेंट रिफर टू इन क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1, उसमें क्या है कि जो पेमेंट होगा हाफ मंथली वो हर महीने की 16 डे को होगा. ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं. अगर आपकी डिसेबलमेंट 28 दिन या उससे ज़्यादा की है तो आपको आपका जो मंथली पेमेंट है वो हर महीने की 16 डे को होगा. अगर 28 दिन से कम की है तो पहले 3 दिन जो हैं वो ऑब्जर्विंग पीरियड होंगे, उसके बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा. एंड अगर 28 दिन से बढ़ जाता है तो आपको फिर हर 16 डे पेमेंट मिलेगा. और कब तक मिलेगा, 5 साल तक, या जब तक आपका डिसेबलमेंट रहता है, या 5 साल तक जो पहले आ जाए. अगर आपका डिसेबलमेंट 4 साल ही रहता है तो आपको 4 साल तक मिलेगा हर 16 डे. अगर 4 साल से बढ़ जाता है, लेट से 6 साल है, तो आपको 5 साल ही मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं. तो 28 दिन से कम का टाइम है तो आपका जो 3 दिन का वेटिंग पीरियड है उसको हटाने के बाद आपको फिर जो भी अमाउंट है, प्रोवाइडेड दैट अगर एम्प्लॉयर, जैसे एक वर्कर है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको ऑब्वियसली कॉम्पनसेशन मिलेगा. अब कॉम्पनसेशन बाद में भी मिल सकता है या उस एक्सीडेंट के दौरान भी मिल सकता है. ठीक है, कॉम्पनसेशन मिलने से पहले अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट दिया है कि एज अ फर्स्ट एड, की चलो ये अमाउंट से तुम फर्स्ट एड करवा लो, कॉम्पनसेशन तो बाद में मिलेगा, बहुत जल्दी तुरंत तो मिल नहीं जाता, आपका पूरा असेसमेंट होता है फिर जाके कॉम्पनसेशन मिलता है. ठीक है, तो जब भी आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है एम्प्लॉय को या वर्कर को, उससे पहले अगर एम्प्लॉयर ने कुछ भी अमाउंट दिया है तो एम्प्लॉयर के पास ये राइट है कि वो अमाउंट जो उसने दिया था कॉम्पनसेशन मिलने से पहले, उसको वो कॉम्पनसेशन जब देगा वो तब डिडक्ट करके दे सकता है. सेकेंड, हाफ मंथली पेमेंट जो मिल रहा है एम्प्लॉय वर्कर को इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन, वो हाफ मंथली पेमेंट उसकी मंथली सैलरी के हाफ 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब जैसे सपोज उसको 100 रुपये मंथली सैलरी मिल रहा है, एक्सीडेंट से पहले उसको 100 रुपीज़ मिल रहे थे, एक्सीडेंट के बाद सर्टन अमाउंट मिल रहा था उसको. ठीक है, अब 100 का 50 हो गया, तो जो उसको कॉम्पनसेशन मिल रहा है वो उस 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, जो भी उसको सैलरी मिल रही है बिफोर एंड आफ्टर, उस सैलरी का हाफ अमाउंट 50% से ज़्यादा उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, हाफ मंथली कॉम्पनसेशन. बस यही है इसमें. Explanation. Any payment allowance which the employee has received from the employer towards his medical treatment shall not be deemed to be the payment or allowance received by him by way of compensation within meaning of clause A. जो भी अमाउंट मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पे या किसी और वजह से कोई अलाउंस के तौर पे एम्प्लॉयर
एम्प्लॉय को दे रहा है वो जो अमाउंट है, एम्प्लॉयर ये नहीं बोलेगा कि वो जो मैंने आपको मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई ऐसे अलाउंस के तौर पे जो अमाउंट दिया था दैट इज़ सेम एज द कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, दिस अमाउंट इज़ अ डिफरेंट थिंग. The employee shall be reimbursed the actual expenditure incurred by him for treatment of injuries caused during the course of employment. On the ceasing of the disablement before the date on which any half monthly payment falls due, there shall be payable in respect of that half month a sum proportionate to the duration of the disablement in that half month. तो अगर आपका जो हाफ मंथली पेमेंट आ रहा है तो हर महीने आएगा, राइट. अब एक महीना जब जो सब्सिक्वेंट मंथ में आने वाला है उससे पहले अगर आपका जो इंजरी है वो सीज़ हो जाती है, मतलब आप डिसेबलमेंट जो है वो सीज़ हो जा रही है, तो ऑन द सीजिंग ऑफ द डिसेबलमेंट बिफोर द डेट ऑन विच हाफ मंथली पेमेंट फॉल्स ड्यू देयर शैल बी अ पेमेंट. तो उसके बाद आपको जो पेमेंट मिलेगा वो क्या होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट हाफ मंथ अ सम प्रपोर्शनल टू द ड्यूरेशन. ठीक है, आप देखो लेट्स से कि मई में आपको 16 को आपको मिल गया, अभी 16 को आपको मई वाला पूरा मिल गया. अब मई के एंड या जुलाई 1 में आपका जो डिसेबलमेंट था वो ख़त्म हो गया है, सीज़ हो गया है. तो मई जून वाला जो आपको जो हाफ मंथली पेमेंट मिलेगा वो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, वो अकॉर्डिंग टू आपकी प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलेगा. ठीक है, वो आपको सिमिलर नहीं मिल सकता जो आपको पहले मिल रहा था, वो आपको मिलेगा लेकिन जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा. अब देखो कोई ठीक होता है तो तुरंत तो अचानक से ठीक हो नहीं जाएगा. डिसेबलमेंट है वो धीरे धीरे ठीक होती है. तो ऑब्वियसली अगर मई में उसको डिसेबल था वो और मई में उसने पेमेंट लिया, तो जून में अगर वो डिसेबलमेंट ठीक भी हो रही है तो फुल्ली रिकवर होने में उसको फिर भी 1-2 महीने लग जाएंगे. तो तब तक जो जून वाला जो पेमेंट है वो उसको प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, उतना मिलेगा जितना उसकी प्रेजेंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको हाफ मंथ का पेमेंट. इफ़ द इंजरी ऑफ द एम्प्लॉय रिजल्ट्स इन डेथ, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, जो भी उसको इंजरी सस्टेन हुई है उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में कॉम्पनसेशन के साथ साथ जो एम्प्लॉयर है वो कमिश्नर के पास एक अमाउंट एज फ्यूनरल एक्सपेंसेस डिपॉजिट करवाएगा. अब वो अमाउंट चेंज हो चुका है, तो 2008 दिसंबर 2000 तक ये अमाउंट 1,000 रुपीज़ था. उसके बाद ये अमाउंट हो गया 2,500 रुपीज़. एंड 2,500 भी कब तक था, 2009 तक. तो 2009 के अमेंडमेंट में ये अमाउंट 2,500 से बढ़ के अब 5,000 हो चुका है. ठीक है, तो 2009 के अमेंडमेंट में ये अमाउंट ऑफ 5,000 हो गया है. ठीक है, तो ये इसको आप देख लेना. तो 3 अमाउंट है, उसको ध्यान में रखा. कभी कभी एग्जाम में तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं, तो 8 दिसंबर 2000 तक 1,000 रुपीज़ थे. फिर 8 दिसंबर 2000 को अमेंडमेंट हुआ जिसमें 1,000 को बढ़ा के 25 कर दिया गया, 2,500. और यही 2,500 2009 के अमेंडमेंट में इंक्रीज़ हो गया टू बिकम 5,000 रुपीज़. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा. अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी. एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लाऊँ आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल जाए. सो नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी. टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद मी, बी सेफ, बाय बाय.